गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अक्टूबर 24 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों को मेरी तरफ से और पूरी प्रेप आईएएस की टीम से बहुत बहुत हैप्पी दिवाली और खुशी से मनाइए। एकदम दिए लगाइए, मिठाइयाँ बांटिए, थोड़ा बहुत आतिशबाजी करनी है तो भी कर सकते हो, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, सेफ लिमिट में रह के करें। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं वो अगर थोड़ा बहुत फुलझड़ी चलाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा बने रहिए क्योंकि सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हैप्पी दिवाली की नहीं अच्छी अच्छी विशेष के साथ अपनी एनालिसिस को आज हम लोग शुरू करते हैं। और मैं तो आज द हिंदू वालों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उसने हम लोगों को ज़्यादा बर्डन दिया नहीं, तो कुछ गिने चुने से ही टॉपिक यहाँ पे हम लोग 3-4 करने वाले हैं और इसी के साथ एनालिसिस खत्म करेंगे। अपनी दिवाली हम यहाँ पे मना सकते हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक आता है, वो आता है सैंडलवुड स्पाइक डिसीज के बारे में हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं। फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखिए हमारे पास ये दो योजनाएं हैं, तो इनमें ग्रामीण वाले के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा ज्यादा चर्चा करेंगे, न्यूज में क्यों है। फिर हम लोग बात करने हैं GSLV Mark 3 के बारे में, और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, जबरदस्त है, और आने वाले टाइम में हमारा जो इसरो है और हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। इसके बारे में बात करेंगे। और गूगल और CCI के बीच में जो इशू चल रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये रिपीटेड सा टॉपिक है, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में जान सकते हैं क्योंकि ये आज एक्सप्लेनर सेक्शन से पूछा गया है। उसके अलावा ब्राजील में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेके एक एडिटोरियल आया हुआ है। अब देखिए वैसे इलेक्शन तो ब्राजील में है, लेकिन उसका इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या कुछ ना कुछ एंगल हो सकता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और कुछ एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने MCQs यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं, एंड देन वी हैव सम 1 और 2 एडिशनल आर्टिकल्स एज वेल। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा आज की पहली न्यूज के ऊपर। कहता है कि इनविजिबल डिसीज रीक्स हैवोक ऑन द कमर्शियल सैंडलवुड कल्टीवेशन। हैवोक मतलब भैया बहुत ही बुरी तरह से उनको ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है डिसीज। इस डिसीज का नाम है दोस्तों सैंडलवुड स्पाइक डिसीज। ठीक है, देखिए वैसे तो इस डिसीज के बारे में हमें ज्यादा जानकारी है नहीं, और अनफॉर्चुनेटली इस डिसीज के खिलाफ हमारे पास कोई क्योर भी नहीं है। मतलब हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसको हम लोग स्प्रे कर सकें, सैंडलवुड की जड़ों में डाल सकें, मिट्टी में मिला सकें, ऐसा हमारे पास कुछ है नहीं। और ये काफी ज्यादा इन्फेक्शियस भी होता है, इन्फेक्शन से फैलता है। तो जिस इन्फेक्शन से ये फैलता है इट्स इन्फेक्शियस डिसीज, मतलब एक ट्री से दूसरे ट्री में आराम से जा सकता है। और ये होता है किसके द्वारा? पाइटोप्लाज्मा। ये आपने याद रखना है, इसके थ्रू होता है। और ये एक तरह का एक बैक्टीरियल पैरासाइट होता है जो कि प्लांट की जो ब्रांचेस होती हैं, उसके जो टिश्यूज होते हैं उनको हिट करता है, और प्लांट टू प्लांट जो है एक दूसरे से ट्रांसमिट आराम से हो सकता है। क्योंकि इसका कोई क्योर नहीं है, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है, तो एक ही तरीका बचता है कि उनको काट दिया जाए। तो जो ट्रीज सैंडलवुड के इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ताकि वो दूसरों में इन्फेक्शन ना फैला सके, इसलिए उनको कट कर दिया जाता है। यही एक तरीका होता है। और ऐसा भी नहीं है कि डिसीज नया है तो ये बहुत साल पुराना। 1899 में सबसे पहली बार इसको डिस्कवर किया गया था कर्नाटका के अंदर, और उसके बाद से अभी तक जो है मिलियंस ऑफ ट्रीज हम लोग काट चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। और ऐसा माना जाता है कि हर साल 1 से लेके 5% सैंडलवुड ट्रीज जो है हमारे लॉस हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली इस डिसीज की वजह से। ठीक है, हालांकि जिस तरह से डिसीज अब ये बढ़ता जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितनी स्पीड के साथ ये बढ़ता जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है आने वाले 20-30-40 सालों में सैंडलवुड इंडिया से पूरी तरह खत्म हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, IWST जिसको बोलते हैं, बेंगलोर के इसके अंदर जो हेडक्वार्टर है, उसने जो है पुणे बेस्ड एक नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के साथ एक 3 साल की स्टडी का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और 50 लाख रुपए का उसको बजट दिया गया है। लेट्स सी वो क्या करते हैं इसके बारे में, कुछ ना कुछ नया दवाई निकालेंगे, रिसर्च करेंगे। लेकिन सैंडलवुड के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए आपने मूवी देखी होगी पुष्पा, है ना? पुष्पा मूवी के अंदर जो विलन होता है, उसका नाम ही पुष्पा होता है विलन का, मतलब कुछ लोग उसको गलती से हीरो समझ लेते हैं, लेकिन ही इज अ स्मगलर, है ना? तो वो एक्चुअली में हीरो नहीं होता है, बट आजकल मूवीज इस तरह से बनाई जाती हैं कि हीरो विलन को भी हीरो की तरह दिखाया जाता है। उसमें जो एक्चुअली पुलिस वाला होता है वो हीरो होता है, पुलिस पर्सन जो वहाँ पे SP होता है, जिसको मार दिया जाता है या फिर वो सब, क्योंकि वो स्मगलिंग को रोकने का काम करते हैं। बट एनीवेज, तो पुष्पा मूवी में आपने देखा होगा किस तरह से सैंडलवुड का इलीगल तस्करी की जाती है ना? उसके आसपास जितने क्राइम्स होते हैं वो सारी की सारी चीजें हैं। तो सैंडलवुड के बारे में हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। पहले भी हम लोगों ने इस टॉपिक को किया था। सैंडलवुड जो है इट इज एंडेमिक टू साउथ इंडिया। एंडेमिक का मतलब दोस्तों ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में ही पाया जाता है, और साउथ इंडिया में भी कहाँ?
ईस्टर्न घाट वाले रीजन्स में पाया जाता है। यूजुअली आंध्र प्रदेश की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, बिकॉज इट इज एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट्स एंड साउथ इंडिया एज वेल। दुनिया में कहीं और सैंडलवुड नहीं पाया जाता, इंडिया का प्राइड है ये, और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है और बहुत पवित्र माना जाता है सैंडलवुड को, है ना। पूजा अर्चना में काफी ज्यादा यूज किया जाता है सैंडलवुड को। दे आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। देखिए एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, वो क्या करेगा, ड्राई की जगह ना यहाँ पे वेट कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए भैया कि ईस्टर्न घाट्स के अंदर जो है वेट नहीं, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। दोस्तों ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या फर्क होता है? डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जो एक साल में एक पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, जिन्हें पतझड़ के वन भी कहते हैं हिंदी में। डेसिडियस फॉरेस्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जो लगभग साल भर ग्रीन रहते हैं, हरे रहते हैं। मतलब वो जंगलों में कुछ पेड़ जब अपने पत्तों को झाड़ते हैं तो दूसरे पेड़ हरे होते हैं, जब दूसरे पेड़ अपने पत्तों को झाड़ते हैं तो पहले वाले पेड़ हरे हो जाते हैं। तो वो जंगल आपको यूजुअली ना हर समय ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो डेसिडियस ड्राई फॉरेस्ट जो है कहां पे? पलकोंडा में, पलकोंडा एंड द शेषाचलम हिल्स, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। उसमें से थोड़ा बहुत केरला और तमिलनाडु कर्नाटका में भी कुछ सैंडलवुड पाए जाते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कहां पे ग्रो करते हैं? ये ग्रो करते हैं रॉकी, डिग्रेडेड और फैलो लैंड्स में। ठीक है, मतलब इसको बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड नहीं चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल सोइल होती है ना, थोड़ी सी इनफर्टाइल होती है, जहां पे एग्रीकल्चर वगैरह नहीं होती, वहां पे भी आराम से सैंडलवुड की खेती की जा सकती है। और इसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए? हॉट क्लाइमेट चाहिए और ड्राई क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, ये कुछ ना कुछ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और आपको बताता चलूं कि जो IUCN की रेड लिस्ट होती है उसमें पहले एंडेंजर्ड कैटेगरी में था, एंडेंजर्ड कैटेगरी से दोबारा से नियर थ्रेटेंड में आ गया था, लेकिन 2021 में इसको दोबारा से एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है, विच इज एक्चुअली बैड न्यूज फॉर अस। ठीक है, क्योंकि इसको खतरा हो गया है। इलीगल तस्करी बहुत होती है। वीरप्पन का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, है ना, एक बहुत बड़ा गुंडा हुआ करता था वीरप्पन, 20-25 सालों तक लगातार तस्करी करता रहा। पूरे देश की पुलिस उसको पकड़ने में लगी रही और वो पकड़ नहीं पाए उसको, बाद में उसको मार दिया गया। और उसके ऊपर एक राम गोपाल वर्मा ने मूवी भी बनाई थी बॉलीवुड में वीरप्पन के नाम से, अब उसको भी देख सकते हो। खैर, जब हम लोग बात करते हैं साइट्स की, तो साइट्स जो है एक इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करते हैं, जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं उनकी ट्रेड को रोकने का काम करते हैं, बेसिकली रेगुलेट करते हैं, रोकने का काम करते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह इशू करते हैं। उसके अपेंडिक्स 1 में इसको डाला गया है। ठीक है, और इंडिया में तो ऑफ कोर्स ये जो है इसको हाईली प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड करवाया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं और काफी महंगा बिकता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो सैंडलवुड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है, बंगाल सेंड्स रिपोर्ट ऑन द PMAYG करेक्शन अवेट सेंटर्स रिस्पॉन्स। देखिए आपको मामला क्या है पर आपका बताता चलता हूं। सरकार ने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई थी। ठीक है, पहले तो रूरल चलाई थी, फिर बाद में मतलब पहले चलाई थी उन्होंने क्या ग्रामीण चलाई थी, और उसके बाद उन्होंने अर्बन भी चलाई थी। अब हुआ ये कि ये जो है एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग देती है और फिर दोनों मिलके घर बनाते हैं। ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल जिसकी टैगलाइन है हाउसिंग फॉर ऑल। हालांकि ये 2022 तक पूरी होनी चाहिए थी स्कीम, लेकिन हो नहीं पाई बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, तो इसको अभी 2024 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसमें मामला ये है कि कुछ स्टेट तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्टेट जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एनीवेज वो यहाँ पे बात नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या गेम खेला कि प्रधानमंत्री आवास योजना को अपने स्टेट में दूसरी नाम से लॉन्च कर दिया, और वहां पे उन्होंने कहा कि बांग्ला आवास योजना, जबकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और उसका नाम जो है उन्होंने बदल के बांग्ला आवास योजना रख दिया। क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री आवास योजना बोलते हो ना, तो इसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की और प्राइम मिनिस्टर की एडवर्टीजमेंट होती है, एक तरह से उन्होंने ऐसा माना, तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया बांग्ला आवास योजना। तो ये तो इसकी जो पॉलिसी है उसका वायलेशन हो गया। तो जब इस तरह की रिपोर्ट आई वेस्ट बंगाल से और सरकार ने जब इसके ऊपर कार्रवाई की और उन्हें पाया कि यस वहां पे नाम चेंज कर दिया गया है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री की फोटो की बजाय ममता बनर्जी ने अपनी फोटो लगा दी है, तो भैया फंडिंग आ रही है सेंटर से और एडवर्टीजमेंट हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की, तो उस चक्कर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो फंडिंग उनकी रोक दी थी वेस्ट बंगाल सरकार की, कि हम आपको फंडिंग नहीं देंगे क्योंकि आप इसका वायलेशन कर रहे हो और इसका मिसयूज कर रहे हो पॉलिटिकल गेन्स के लिए।
और उसके अलावा कुछ वहाँ पे वेस्ट बंगाल में मनरेगा में भी कुछ घोटाला हो रहा था। कुछ लोग जो मनरेगा के अंदर काम नहीं करते हैं उनको मनरेगा का वेज दिए जा रहे थे एंड ऑल दैट, वो सब चीजें भी हो रही थी। तो वो कुछ कुछ करके उन्होंने जो है मिसयूज उसका कर रहे थे। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी और उस रिपोर्ट को फाइनली उन्होंने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को इशू कर दिया है। तो उन्होंने कुछ करेक्शंस वहाँ पे कर दी हैं और अभी वेस्ट बंगाल जो है सरकार वेट कर रही है कि कब सेंटर जो है वहाँ पे उस फंड को रिलीज करेगी। तो ये बेसिकली पूरे का पूरा मामला था। तो इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। हाउसिंग फॉर ऑल 2022 ये जो है वो हम लोगों ने स्कीम लॉन्च की थी। सबसे पहले जब हम लोगों ने स्कीम लॉन्च की थी ग्रामीण एरियाज के लिए, मतलब रूरल एरियाज के लिए की थी, वो की थी हम लोगों ने 1 अप्रैल 2016 को और 2022 तक इसको कंप्लीट होना था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको किया था। आपको मैंने बता चुका हूं कि घरों में गांव में जो कच्चे मकान होते हैं भैया उनको रिप्लेस किया जाएगा पक्के मकान के साथ, ठीक है। बेसिक सुविधाएं जो होती हैं घरों में वो दी जाएंगी, जैसे आपको बिजली का कनेक्शन दे दिया गया है ना, इस तरह की कुछ कुछ आपको चीजें दी जाएंगी। इसमें जो टारगेट बेसिकली होता है वो उनको होता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड किया जाएगा? ये डिसाइड किया जाता है हमारे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के थ्रू, ठीक है, जो कि 2011 के अंदर हुआ था। इनके थ्रू जो है डिसाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सबको बराबर ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज को, कुछ लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे SC STs को यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस ऑफ कोर्स दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो बॉन्डेड लेबर्स होते हैं और जिनको फ्री कर दिया गया है उनको दी जाती हैं। उसके अलावा जो डिफेंस पर्सनल होते हैं जिनकी जो शहीद हो गए हैं उनके बच्चों को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। विडोज को प्रेफरेंस दी जाती है, एक्स सर्विसमैन को प्रेफरेंस दी जाती है, डिसेबल्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, माइनॉरिटीज को प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसके हिसाब से आपने थोड़ा इसको यहाँ पे याद करना है, ठीक है। बाकी इसकी अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें तो यूजली क्या है ना, सेंट्रल क्योंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो 60-40 का रेशो यहाँ पे रहता है प्लेन एरियाज में और 90-10 का रेशो रहता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में। बाद में जो इस फीचर्स तो मैं देखा आपको बता ही दिए हैं इसके लगभग लगभग, ठीक है। थोड़ा आप देख सकते हो कि इसमें जो असिस्टेंस होती है पहले वो 70,000 रुपए की हुआ करती थी हर मकान के हिसाब से। 25 स्क्वायर मीटर का मकान आपको दिया जाता है, फिर बाद में वो पैसा बढ़ा के 1.20 कर दिया गया एंड ऑल दैट। वो कुछ कुछ चीजें आप थोड़ा आराम से देख सकते हो। लेकिन बाद में हम लोगों ने जो है रूरल के बजाय जो है अर्बन को भी हम लोगों ने जो है यहाँ पे लॉन्च किया, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंडर में इसको किया जाता है। इसके फीचर्स भी लगभग वैसे ही हैं जैसे रूरल के मिशंस होते हैं। तो यहाँ पे जो ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वो स्लम डेवलपर्स को दी जाती है और अर्बन पुअर्स को दी जाती है। बाकी चीजें वैसी ही हैं जैसा वहाँ पे सीनियर सिटीजन को प्रेफरेंस दिया जाता है, SC ST माइनॉरिटीज एंड ऑल दैट, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो जो स्लम एरियाज हैं उनको बेसिकली यहाँ पे डेवलप करने की यहाँ पे बात कही गई है। तो वहाँ पे टॉयलेट प्रोवाइड करवाया जाएगा, वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। और इसी जो है स्कीम के तहत आज एक और एक्चुअली में आर्टिकल आया है इसी से मिलता जुलता, वो है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों धारावी जो है वो मुंबई में सिचुएटेड है और धारावी इस दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है। इस दुनिया का, इंडिया का, एशिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे अगर आप जाओगे तो, और आपको बहुत सारी चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी और बहुत सारी कंपनी, छोटी छोटी फैक्ट्रियां और छोटे छोटे बिजनेस भी हैं वहां पे डेवलप होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धारावी से हर साल $1 बिलियन से ज्यादा का रिवेन्यू जनरेट होता है और बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं। 60-70 हजार के लगभग फैमिलीज वहां पे रहती हैं। तो धारावी को बेसिकली रीडेवलपमेंट करने की यहाँ पे बात चल रही है और ये कोई आज की बात नहीं है। 2008 से ही 2000 इवन उससे भी पहले ये सोचा जा रहा था कि मुंबई को स्लम फ्री कर दिया जाए। तो 15-20 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को चलते चलते, अभी तक पूरा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। अभी फाइनली जो है सरकार ने इसके लिए कुछ कंक्रीट कदम उठाए हैं। क्योंकि पहले जो कदम उठाए जा रहे थे ना उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि भैया धारावी को रिप्लेस करके आप कहाँ लेके जाओगे, तो लैंड नहीं मिल रही थी प्रॉपर बेसिकली। तो अभी ये हुआ कि जो नई सरकार महाराष्ट्र में आई है उस सरकार ने रेलवे मिनिस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रेलवे मिनिस्ट्री ने लगभग 50 एकड़ के लगभग जमीन जो है वो दादर में उसको लोड कर दी है। तो अब इस प्रोजेक्ट को बनाया जाना काफी आसान हो जाएगा। तो आपको बताता चलो कि मुंबई की जो लगभग 48% पॉपुलेशन है, ऐसा माना जाता है कि वो स्लम एरियाज में रहती है। जो 24% टोटल एरिया है मुंबई का वो स्लम्स ने कवर किया हुआ है। सोच के देखिए 24% एरिया है लेकिन लगभग 50% पॉपुलेशन है। तो समझ सकते हो कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हाई होती होगी। बहुत ही कंजस्टेड से घर होते हैं। आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, एक रणबीर सिंह की एक मूवी आई थी थोड़े टाइम पहले,
जिसमें वो रैप करता है ना, वहाँ पे थोड़ा दिखाया गया है स्लम्स वगैरह को। तो और भी बहुत सारी फिल्में आती हैं बॉलीवुड में, आप क्लियरली उनको देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ जो है अभी यहाँ पे डेवलपमेंट की गई है। 600 एकड़ के लगभग जो है वो धारावी उसमें फैला हुआ है, और कई सारी कंपनी के जो है लॉन्च किया गया है सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने के लिए, और बिडिंग हो रही है। अडानी ग्रुप ने भी उसमें अपना थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया है। लेट्स सी यहाँ पे क्या होगा। और सरकार भी ये कह रही है कि भैया अगले 7 से 8 सालों के अंदर इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो कंपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट दिखा रही है वो कहते हैं कम से कम 10 से 12 साल लगेंगे इस धारावी वाले प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में। लेकिन क्या इसके बाद मुंबई जो है वो स्लम फ्री हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कई सारे स्टेट्स के अंदर, कई सारी सिटीज के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, लेकिन स्लम्स वाली प्रॉब्लम आज भी अनफॉर्चुनेटली बनी हुई है। एनीवेज वो बाद में देखेंगे। आज का जो अपना नेक्स्ट जो यहाँ पे आर्टिकल आता है वो है बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल है। तो इसरो को देखे, वैसे दुनिया की बहुत जानी मानी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसरो के अचीवमेंट में एक और अचीवमेंट जुड़ गया है। देखिए इसरो जो है, अभी हमारी इसरो के पास 2 लॉन्च व्हीकल हैं, ठीक है। एक है हमारे पास GSLV और एक है हमारे पास PSLV। PSLV काफी पुराना है, जो कि इसरो ने 1980s में डेवलप किया था, और GSLV जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला है, लेटेस्ट है, काफी पावरफुल है। लेकिन इसरो सिर्फ सरकार के लिए काम नहीं करता है, ठीक है। इसरो जो है वो दूसरे कंट्रीज के, इवन इंडिया के भी प्राइवेट सैटेलाइट को भी लॉन्च करता है, और यहां से इसरो खूब सारा पैसा कमाता है। तो इसरो की एक अलग से ब्रांच है जिसे अंतरिक्ष नाम से जाना जाता है, वो कमर्शियल एक्टिविटी करती है, और वहां से जो इसरो के पास पैसा आता है वो अपने फर्दर प्रोजेक्ट्स को उसमें फंड किया जाता है। तो बेसिकली एक तरह का आप कह लीजिए कि आत्मनिर्भर टाइप का ही है इसरो। हालांकि सरकार उसको पैसा देती है ऑफकोर्स बहुत सारा। बट अभी तक क्या हो रहा था, बात ये थी कि अभी तक हम लोगों ने GSLV को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज नहीं किया था। हम सिर्फ PSLV का ही यूज करते थे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, और पूरी दुनिया में PSLV का सक्सेस रेट 100% है, सबसे ज्यादा है जहां तक कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात आती है। तो अमेरिका, यूरोप, रशिया, हर कंट्री के सैटेलाइट जो है PSLV से जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन वो सैटेलाइट जो है वो मीडियम और स्मॉल साइज के होते हैं, उनका ज्यादा वेट भी नहीं होता है। मजे की बात यह है कि पहली बार GSLV के सबसे स्ट्रोंगेस्ट लॉन्च व्हीकल ने, जिसका नाम है GSLV Mark 3, इसने एक कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च किया है, इसीलिए न्यूज में है। किसका वो सैटेलाइट है? वो एक यूके बेस्ड कंपनी है, OneWeb। ये लोग क्या करते हैं, जो मोबाइल इंटरनेट वगैरह होता है ना सैटेलाइट से, उसको जो है कनेक्शन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो OneWeb ने बेसिकली इंडिया का जो एयरटेल कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेशन किया है, और ये आप ये कह लीजिए दोनों ने मिलकर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो OneWeb का वो सैटेलाइट है, और एयरटेल के थ्रू वो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड यहाँ पे करवाने वाले हैं। 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है GSLV के द्वारा। ये बहुत ही रिमार्केबल चीज है, क्योंकि GSLV अब जब कमर्शियल चीजों में एंट्री करेगा तो ऑफकोर्स इसरो की इनकम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और आने वाले समय में आप देखोगे कि GSLV का यूज किया जाएगा बहुत सारी कंट्रीज के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। क्योंकि भैया वैसे भी इसरो का रिकॉर्ड बहुत शानदार है। अगर आप नासा के हिसाब से देखो या दूसरी स्पेस एजेंसीज हैं, इसरो का रिकॉर्ड उनसे बहुत ज्यादा है। तो दिस इज द फर्स्ट एवर कमर्शियल लॉन्च व्हीकल एंड दिस इज द हैवीएस्ट पेलोड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर अभी हम लोगों ने इसको एस्टेब्लिश किया है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि जो 300 से 500 किलोमीटर के बीच में होते हैं, आप ये कह सकते हो कि वो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो हाईएस्ट ऑर्बिट होता है वो अराउंड 36,000 किलोमीटर होता है, ठीक है, जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को वगैरह हम वहाँ पे डालते हैं। जैसे जो हमारे GPS वगैरह के लिए सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं वो यहाँ इस लेवल पे जाके होते हैं, ठीक है। जो कमर्शियल, जो थोड़े से कम्युनिकेशन टाइप के सैटेलाइट होते हैं वो थोड़ा सा आपको लो अर्थ ऑर्बिट में भी देखने को मिलेंगे। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी आपका लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ही है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये इसकी 4 टन तक जो है हम जो है इसको लेके जा सकते हैं। मतलब जो बड़े वाले ऑर्बिट हैं, जो ऊपर की साइज ऑर्बिट होते हैं वहां पे 4 टन, और जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है वहां पे 6 टन का पेलोड भी लेके जाया जा सकता है GSLV के द्वारा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट डाल दिया है। थोड़ा आप खुद से इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस रिलेटेड, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना स्पेस, यहाँ पे हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे डायमेंशन होते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने के चांसेस होते हैं।
साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चंस में और जीएस पेपर 3 में जो साइंस एंड टेक वाला पोर्शन आपका आता है, तो स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस तो आपको पता चल ही गया होगा अभी तक, है ना, कि इंडिया एक नया वर्ल्ड लीडर बन के यहाँ पे उभरेगा, कमर्शियल एक्टिविटी इंक्रीज होंगी ऑफ कोर्स, और हमारा जो साइंस एंड टेक है वो भी यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तो पीएसएलवी और जीएसएलवी के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंसेस के लिए मैंने आपको एक कंटेंट यहाँ पे डाल दिया है, तो आप इसको भी जाके आराम से पढ़ सकते हो। मतलब देखिए, तो हमें पता ही है कि पीएसएलवी भी है पुराना है, जीएसएलवी नया है। एक चीज जो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा पता होनी चाहिए, जो मुझे लगता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है पॉइंट नंबर 4। जीएसएलवी जो है वो 3 स्टेज का व्हीकल है, जबकि पीएसएलवी जो है वो 4 स्टेज का व्हीकल है। जीएसएलवी के अंदर जो एक स्टेज होती है, जो थर्ड स्टेज होती है, वो होती है क्रायोजेनिक फ्यूल वाली। देखिए, क्रायोजेनिक फ्यूल के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। पीएसएलवी में क्रायोजेनिक फ्यूल नहीं होता है। क्रायोजेनिक इंजन और क्रायोजेनिक फ्यूल जो है सबसे एडवांस फ्यूल होता है। क्रायो का मतलब होता है दोस्तों बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। क्रायो का मतलब होता है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो फ्यूल होता है उसको हम लोग -153 -160 डिग्री टेम्परेचर तक जो है उसको फ्रीज कर देते हैं। तो इतने ज्यादा कम टेम्परेचर पे जाने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और जब गैस आपके लिक्विड में कन्वर्ट होती है ना, तो वो कम स्पेस लेती है, और ठीक है, तो ज्यादा एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो क्रायोजेनिक इंजन है उनका साइज छोटा होता है लेकिन पावर ज्यादा होती है, क्योंकि उनके अंदर जो लिक्विड है, वो फ्यूल है, वो लिक्विड स्टेज में होता है। तो इसी वजह से जीएसएलवी इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। और क्रायोजेनिक के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्रायोस्फीयर के बारे में तो ऑलरेडी यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है मेंस के अंदर। क्रायोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, क्लाइमेट चेंज वगैरह के रिगार्डिंग आप इस चीज़ों को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब आप ये समझ लीजिए कि इट्स अ सिंपल इंग्लिश वर्ड। अगर दुनिया में कहीं पे भी आपको क्रायो नजर आए तो आप ये समझ लेना कि वो बिलो जीरो टेम्परेचर की बात कर रहा है ना। तो थोड़ा सा आप उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो दोस्तों यहाँ पे एक रिपीटेड सा ही आर्टिकल है, वो गूगल और के ऊपर फाइन लगाया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बारे में ही है, क्यों फाइन लगाया गया है, क्या पूरी कंट्रोवर्सी थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले टॉपिक कर रखा है वो इसको डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनके लिए नहीं किया है वो इसको देख सकते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पहले बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2002 में ये हम लोगों ने कानून पास किया था। फाइनली 2009 में ये प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश किया गया था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ये होता है, जिसके नाम में ही लिखा हुआ है कंपटीशन कमीशन, ठीक है, कंपटीशन एक्ट के तहत किया गया था। बेसिकली मार्केट में कंपटीशन को इंश्योर करते हैं कि मार्केट में कंपटीशन रहना चाहिए। तो भैया क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा तो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, सीधी सी बात है। अब मान लो, आप मान के चलिए कि मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी है, ओला, दूसरी कंपनी कंपटीशन में है ही नहीं, तो ओला जितना मर्जी चाहे कंज्यूमर से चार्ज करेगी, एक्सप्लॉइट कर सकती है। तो इसीलिए ओला के कंपटीशन में उबर या दूसरी कंपनीज का होना जरूरी है। ये इंश्योर किया जाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे और कोई भी कंपनी की मोनोपोली डेवलप ना हो। हालांकि ये सारी कंपनीज को चेक करती है, लेकिन इसका मेजर फोकस होता है टेक कंपनीज के ऊपर, जैसे गूगल, फेसबुक, अमेजोन, ये सब कंपनीज वगैरह जो होती हैं। तो इनके ऊपर एक 2019 में केस आया था, और इन्होंने अभी उस केस के बारे में गूगल के ऊपर जो है 1337 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया है। हालांकि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, उसके हिसाब से ज्यादा पैसा नहीं है। बात यहाँ पे पैसे की नहीं होती है, बात यहाँ पे उस फैक्टर की होती है, उस कोज की होती है जिसके लिए वो लगाया गया है। तो गूगल जो है वो हेल्दी प्रैक्टिस नहीं करता है। तो भैया सुंदर पिचई भाई साहब क्या कर रहे हो आप, ठीक है। तो इनके तो मतलब प्राइवेसी को लेके सुंदर पिचई और गूगल के ऊपर पहले से बहुत आरोप लगते रहे हैं। तो इस तरह की जो ये प्रैक्टिस करते हैं जो मार्केट फ्रेंडली नहीं होती हैं, तो उनके लिए जो है इनके ऊपर दोबारा बहुत बार आरोप लगाए जाते हैं। तो पूरा मामला क्या है वो आपको मैं बता देता हूं कि देखिए, गूगल बहुत डोमिनेट पोजीशन है गूगल की, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप कोई भी चीज सर्च करते हो तो आप गूगल ब्राउजर से करते हो। आप लैपटॉप पे आपके पास गूगल ब्राउजर होता है बाय डिफॉल्ट, आपके मोबाइल में भी बाय डिफॉल्ट गूगल ब्राउजर होता है ना। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि गूगल की बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन है। आपको एक जो है एक ऑल्टरनेट बताता हूँ इस चीज का। देखिए, मतलब मैं पिछले 8-10 सालों से गूगल ऐसा यूज नहीं करता हूँ एज अ डिफॉल्ट ब्राउजर। एक डक डक गो करके नाम से है, डक डक गो, ठीक है, बहुत ही शानदार ब्राउजर है।
और इसमें प्राइवेसी फीचर्स भी बहुत बढ़िया होते हैं, आपको ट्रैक वगैरह नहीं करते हैं। और इवन इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी बहुत ऑनेस्ट होते हैं। गूगल के रिजल्ट जो है बहुत ऑनेस्ट नहीं होते हैं। गूगल कई बार उन प्रोडक्ट्स को ऊपर दिखाता है, उन वेबसाइट्स को ऊपर दिखाता है जिससे गूगल की जो है वो कोऑर्डिनेशन होता है, वह गूगल उनको स्पॉन्सर करता है। और कई बार गूगल जो है बहुत सारे पॉलिटिकल व्यूज भी जो है इस तरह से दिखाता है जिनको गूगल सपोर्ट करता है। मतलब बहुत न्यूट्रल है नहीं गूगल, टू बी ऑनेस्ट। तो डक डक गो आप ट्राई कर सकते हो अगर अच्छा लगे आपको। खैर, तो ये पूरा मामला क्या है कि गूगल क्या करता है, हाउ डिड गूगल वायलेट द कंपटीशन लॉ इन इंडिया। पहली बात तो ये है, देखिए 2019 का केस मैंने आपको बता चुका हूं। जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, एप्पल को छोड़ के मोस्टली स्मार्टफोन्स क्या है, वो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम, हर स्मार्टफोन को चाहे वो एप्पल का भी क्यों ना हो, उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी एप्लीकेशन वगैरह, गेम एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में नहीं चल सकती है। गूगल जो है वो 97%, मतलब इंडिया में इस समय ना 600 मिलियन, मतलब 60 करोड़ मोबाइल फोन है, जिनमें से 97% मोबाइल फोन के अंदर भैया एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हालांकि एंड्रॉयड जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसको 2005 में गूगल ने खरीद लिया था। है तो ये ओपन, कोई भी इसको यूज कर सकता है, लेकिन इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है बेसिकली वो गूगल के द्वारा ऑन की जाती है। तो हर स्मार्टफोन कंपनी, जैसे देखें, मतलब आप ये मोबाइल फोन को देखोगे ना, जैसे आप Xiaomi के मोबाइल देखते हो, वीवो के मोबाइल देखते हो, आप गूगल के खुद के मोबाइल भी आते हैं, या फिर आप सैमसंग के मोबाइल देखते हो, सबके अंदर है तो एंड्रॉयड सिस्टम, लेकिन सबका इंटरफेस अलग अलग होता है ना। सैमसंग के मोबाइल के अंदर अलग फीचर्स होते हैं, उनका इंटरफेस अलग होता है। तो वो आप कंपनीज अपने हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकती हैं अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अकॉर्डिंग, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग। लेकिन बैक हैंड में सिस्टम एक ही होता है, एंड्रॉयड, जो कि गूगल के द्वारा ऑन किया जाता है। अब गूगल इस पोजीशन का फायदा उठाता है। गूगल क्या करता है, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मतलब स्मार्टफोन जो कंपनीज होते हैं जैसे Xiaomi, सैमसंग वगैरह, उनके साथ ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट में उनके से ये कहता है कि आप गूगल की कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस को बाय डिफॉल्ट अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर दीजिए। जैसे गूगल क्रोम हो गया या प्ले स्टोर हो गया, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि प्ले स्टोर के अलावा दूसरे प्ले स्टोर भी होते हैं। उनको लगता है कि गूगल प्ले स्टोर ही एकमात्र प्ले स्टोर होता है। नहीं, ये गूगल उन कंपनी के साथ पहले से ही एग्रीमेंट कर लेता है कि गूगल प्ले स्टोर को डालिए, यूट्यूब को डालिए, क्रोम को डालिए, और जो इवन गूगल पे, आजकल तो गूगल के फोन में गूगल पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो ये क्या करते हैं, गूगल वाले अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे जो कंपटीशन से होते हैं, दूसरी जो कंपनीज होती हैं, वो बेचारी पीछे ही रह जाती हैं। तो कंज्यूमर को ऑप्शन ही नहीं मिल पाता, तो कंज्यूमर मजबूर हो जाता है इन्हीं सर्विसेज को यूज करने के लिए। और जो सर्च इंजन की बात करते हैं तो 98% लोग जो है वो गूगल का सर्च इंजन ही यूज करते हैं, गूगल क्रोम यूज करते हैं, या फिर फायरफॉक्स यूज करते हैं, जिसमें बाय डिफॉल्ट गूगल ही सर्च इंजन होता है। ये सारी की सारी बातें हैं। यूट्यूब का ये जो फाइन लगाया गया ना, बेसिकली वो यूट्यूब के लिए लगाया गया है। तो यूट्यूब के अलावा और भी दुनिया में वीडियो शेयरिंग वेबसाइट हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट यूट्यूब को जो है आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया जाता है। मजे की बात यह है कि कई सारे मोबाइल फोन में तो इसको आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से उसको एडवांटेज मिलता है गूगल को, और उसका रिवेन्यू इंक्रीज होता है। तो ये है पूरे का पूरा मामला, और ये पूरे का पूरा जो चीजें हैं वो भैया कंपटीशन के अगेंस्ट में है, ठीक है। वो मोनोपोली डेवलप करने वाली बात है। तो इसीलिए जो है गूगल के ऊपर फाइन लगाया गया है यूट्यूब को चक्कर में। हालांकि गूगल के ऊपर अभी और केस चल रहे हैं, अभी भी वो केस तो बात की बात है। यूएसए में, यूरोप में कई सारे केसेस चल रहे हैं गूगल को लेके। यूएसए की तो कांग्रेस में एक बिल भी पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि गूगल और फेसबुक को तोड़ दिया जाए। ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि बहुत डोमिनेट करने लगी हैं, इनको ब्रेक कर दिया जाए, इनकी मोनोपोली नहीं चलेगी। यूरोपियन यूनियन के अंदर तो 8 या 9 बिलियन डॉलर का फाइन भी लगाया गया है गूगल के ऊपर, क्योंकि इस तरह की ये अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं सुंदर पिचई भाई साहब की लीडरशिप में। तो गूगल ये करता ही है, ठीक है, क्योंकि सुंदर पिचई जस्ट एन एम्प्लॉई, लेकिन जो गूगल की पॉलिसीज वगैरह डिसाइड की जाती हैं तो डेफिनेटली हाईएस्ट लेवल पे ही की जाती हैं। तो सुंदर पिचई के दिन वैसे अच्छे नहीं है इस मामले में, बट एनीवेज। तो क्या बोला है सीसीआई ने, भैया क्या कर सकता है वो, पहली बात उन्होंने ये कहा कि जो भी स्मार्टफोन मेकर्स हैं उनको अलाउ कर दिया जाए कि वो कोई भी एप्लीकेशन का यूज करें, गूगल उनके साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट एडवांस में नहीं करेगा। और जो गूगल प्ले स्टोर है उसका जो लाइसेंस वगैरह होता है, ठीक है, उसके अंदर भी थोड़े चेंजेस किए जाएं ताकि ये प्री इंस्टॉल ना रहे और जनता कंज्यूमर अपने हिसाब से उसको इंस्टॉल कर सकती है। तो गूगल शुड नॉट बी एज अ डिफॉल्ट सर्च इंजन
दूसरों को भी मौका दिया जाना चाहिए। तो ये है छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए इसके पूरे सिस्टम के बारे में। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे सिर्फ हमारा एक एडिटोरियल बचा हुआ है जो कि एक्चुअली ब्राज़ील के बारे में है। ब्राज़ील में अभी इलेक्शन होने वाले हैं 30 तारीख को, और ब्राज़ील और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, और उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि भैया जो ब्राज़ील के अंदर इलेक्शन है वो इंडिया के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इंडिया वहाँ से क्या सीख सकता है, किस तरह से दुनिया में जो माहौल चल रहा है इस समय पॉलिटिक्स का। जैसे आपने इटली में देखा होगा, इटली में जो है वो एक्सट्रीमली राइट विंग की सरकार वहाँ पे बन गई है, जो कि मुसोलिनी के सपोर्टर्स भी वहाँ पे हैं। तो पूरी दुनिया में एक हवा सी चल रही है, या तो लेफ्ट विंग पार्टीज पावर में आ रही हैं या फिर राइट विंग पार्टीज पावर में आ रही हैं। बीच वाली जो सेंटर आइडियोलॉजी वाली पार्टीज हैं वो पावर में नहीं आ रही हैं। तो ये भी एक दुनिया में ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ब्राजील के बहाने से, क्योंकि आज कोई खास और एडिटोरियल था नहीं, तो मुझे लगा कि शायद ये हमारे कुछ काम आ सकता है। तो प्रेसिडेंसी इलेक्शन होने वाले, अब जब ब्राजील की खास बात यह है कि जिस दिन इलेक्शन होते हैं उसी दिन रिजल्ट आ जाता है, ये भी बड़ी खास सी बात है। तो ब्राजील के इलेक्शन इतने इंपॉर्टेंट हैं क्यों? देखिए, एक तो ब्राजील के इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया जो वहाँ पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं उनका फ्यूचर पूरी तरह से डिपेंड करता है। इस समय जो मिस्टर बोल्सोरो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, भैया वो अमेज़न के जंगलों को साफ करने के ऊपर तुले हुए हैं। हजारों 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 एकड़ रोज अमेज़न के रेन फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। पूरी दुनिया उसके लिए कंसर्न है, लेकिन वो भाई साहब मान ही नहीं रहे हैं। सीधा डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरा जंगल, मेरा देश, मैं काटूं या ना काटूं मेरी मर्जी, सीधा सीधा कहते हैं। वहीं उनके अपोजिशन में जो इस समय खड़े हुए हैं जो दूसरे नेता हैं, वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो ये इलेक्शन डिसाइड करेगा कि भैया अमेज़न रेन फॉरेस्ट का फ्यूचर क्या होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो पॉलिटिकल वेव की बात करते हैं, इस समय साउथ अमेरिका में पॉलिटिकल वेव चल रही है जहां पे मोस्टली कंट्रीज के अंदर लेफ्ट विंग पार्टीज डोमिनेट कर रही हैं, राइट विंग की बजाय, सेंटर की बजाय। तो अब ये ब्राजील के इलेक्शन में डिसाइड किया जाएगा कि ब्राजील किस तरफ जाएगा। क्या वो लेफ्ट विंग की सरकार बनेगी, राइट विंग की सरकार बनेगी, क्या उनकी अप्रोच रहेगी। और क्योंकि ब्राजील हम साउथ अमेरिका में बहुत बड़ा कंट्री है, तो वो दूसरी कंट्रीज को भी वहां पे डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। तो अगर हम लोग इंडिया से कंपेयर करें ब्राजील को, कंपेयर नहीं इन द सेंस के जस्ट एक सिंपल सा फैक्ट है कुछ। अगर हम लोग लैंड एरिया की बात करें तो ब्राजील इंडिया से जो है 2.59 टाइम्स ज्यादा बड़ा है एरिया में, बल्कि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.34 बिलियन है, लेकिन ब्राजील की पॉपुलेशन भैया सिर्फ और सिर्फ 21 करोड़ है। मतलब हमारे उत्तर प्रदेश से भी कम पॉपुलेशन, या उत्तर प्रदेश के आसपास ही कह लीजिए, इतनी सी पॉपुलेशन है, जबकि एरिया में हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो इंडिया की जीडीपी $3.17 ट्रिलियन है, जबकि ब्राजील की जो जीडीपी है 1.61 ट्रिलियन डॉलर है। अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करें तो इंडिया जो है वो लो इनकम कंट्रीज में आता है, और हमारी पर कैपिटा इनकम सिर्फ और सिर्फ अराउंड $2,000 है, जबकि ब्राजील की जो है वो $8,000 के लगभग है। मतलब उनका पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। लेकिन अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% है, जबकि ब्राजील में वो 14.4% है। मतलब बेरोजगारी वहां पे इंडिया से ज्यादा है। और उसकी जो मिडिल क्लास है अब ब्राजील की, वो इंडिया से ऑफकोर्स बड़ी है क्योंकि उनका भैया पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। और इंडिया के कंपैरिजन में ब्राजील की जो हाईली स्किल्ड इलीट है वहां पे, ठीक है, एजुकेशन वगैरह स्तर बहुत अच्छा है। अमेरिका वगैरह में, यूरोप में ब्राजील से बहुत लोग जाते हैं काम वगैरह करने के लिए, स्किल्ड पॉपुलेशन है, उसकी बात करते हैं। तो अगर हम लोग ब्राजील की नॉर्मली बात करें तो क्या सिस्टम होता है ब्राजील में इलेक्शन का, थोड़ा आपको बताता चलूं। ब्राजील में जो है मोस्टली वो कंपलसरी वोटिंग होती है, मतलब हर इंसान को वहां पे वोटिंग करना जरूरी होता है जो एलिजिबल होता है। और ब्राजील में ड्यूल सिटीजनशिप भी होती है, समझ रहे हो। मतलब अगर कोई ब्राजील का आदमी अगर अमेरिका में जाता है और उसको अमेरिका की सिटीजनशिप मिल सकती है, उसके साथ साथ वो ब्राजील की अपनी सिटीजनशिप को भी कंटिन्यू कर सकता है। इंडिया में ये सिस्टम नहीं है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम होता है। मतलब अगर आप सोनिया गांधी जी की बात करो तो सोनिया गांधी जी को जब इंडियन सिटीजनशिप मिली तो उनकी इटालियन सिटीजनशिप जो है वो खत्म हो गई, ठीक है। इसे भैया इसलिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी ना। हमारे यहाँ पे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या जरूरी है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो शी इज इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस पर भी डाउट करते हैं, बट यस, शी इज कंप्लीटली इंडियन सिटीजन। और इंडिया में जो है सिंगल सिटीजनशिप का ही फंक्शन होता है। तो इसका मतलब यह है कि ब्राजील में, चाइना में जो ब्राजीलियन लोग रहने वाले हैं वो लोग भी वोटिंग करते हैं ब्राजील के इलेक्शंस के अंदर। लेकिन इंडिया का जो डायस्पोरा है, इंडिया के जो लोग बाहर रहते हैं, वो लोग इंडिया के इलेक्शन में फिलहाल वोटिंग नहीं करते हैं।
इंडिया की ही तरह है ब्राजील में भी ईवीएम मशीन का यूज किया जाता है। इंडिया की ही तरह ब्राजील में भी एक बहुत इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी है। जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वहां पे इलेक्टोरल कोर्ट कहा जाता है और काफी रिस्पेक्टेड है, काफी रिस्पेक्टेड है। जैसे इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को काफी रिस्पेक्ट किया जाता है और 80% से प्लस जो है वहां पे टर्नओवर रहता है। इंडिया में टर्नओवर काफी कम होता है वोटर्स का, बहुत लोग इंडिया में वोट करते नहीं अनफॉर्चुनेटली, और एक ही दिन में रिजल्ट आ जाता है। मैंने आपको बता ही दिया था, हर 4 साल के बाद वहां पे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और यूजली जो है अक्टूबर के फर्स्ट सैटरडे को, संडे को या लास्ट संडे को इस तरह के इलेक्शंस वहां पे करवाए जाते हैं। वहां पे एक जो है इंडिया में भी देखो 2 सिस्टम होते हैं। इंडिया में एक सिस्टम होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नर के इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। उस केस में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। लेकिन जो सो सीएम के इलेक्शन होते हैं, पीएम के इलेक्शन होते हैं, वहां पे हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का यूज करते हैं। मतलब जिसको जितनी ज्यादा वोट मिलेंगी, मैक्सिमम वोट मिलेंगी, उसको ही डिक्लेयर किया जाता है। ऐसा ही ब्राजील के अंदर भी होता है, ठीक है। वहां पे भी दोनों सिस्टम का ही अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। तो जब इलेक्शन किए जाते हैं, दोनों कैंडिडेट वहां पे होते हैं, तो जब एक कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलती, मान लो, ठीक है, तो वो इलेक्शन वहां पे दोबारा से करवाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी 30 अक्टूबर को वहां पे इलेक्शन होगा, क्योंकि पिछला जो इलेक्शन हुआ था वहां पे किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिली थी। और वो इंडिया की तरह वहां का भी मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम जो है हम वहां पे यूज करते हैं, वही फर्स्ट पोस्ट द सिस्टम आपको मैंने बता दिया। लेकिन इलेक्शन का ट्रेंड वहां पे क्या चल रहा है, मतलब लोग वहां पे क्या सोचते हैं, वहां की आइडियोलॉजी कैसी चल रही है। तो ऐसा माना जाता है कि भैया ब्राजील का इलेक्शन काफी पोलराइज्ड है। पोलराइज का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो वहां के वोटर जो हैं वो 2 अलग अलग गुटों में बंट जाते हैं कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा तो इसको सपोर्ट करूंगा। फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, कंप्लीटली रेडिकलाइज टाइप का हो जाता है, या तो लेफ्ट की तरफ या फिर राइट की तरफ। इस तरह का माहौल है, हालांकि पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है, लेकिन ब्राजील के अंदर, इंडिया में भी देखा जाता है, ब्राजील में भी, अमेरिका में भी, हर जगह आजकल वोटर जो है पोलराइज हो चुके हैं। और बहुत सोशल मीडिया का भी यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी बात। उसके अलावा आइडियोलॉजिकली बहुत आपको बता चुका हूं मैं कि काफी ज्यादा पोलराइज हो चुकी है जनता। उसके अलावा ये है कि ऐसा माना जाता है कि भाई जैसे मतलब आइडियोलॉजी किस तरह से, मतलब 2 गुटों में बढ़ चुकी है दुनिया, वोटर्स भी 2 गुटों में बढ़ चुके हैं। कैसे? एक कहते हैं कि भाई हम लोग तो ओपन मार्केट को सपोर्ट करते हैं, दूसरे कहते हैं नहीं हम तो क्लोज मार्केट को सपोर्ट करते हैं। एक लोग कहते हैं कि हम लोग तो ट्रिकल डाउन में बिलीव करते हैं, दूसरे कहते हैं नहीं हम तो वेलफेयर स्कीम्स में बिलीव करते हैं। एक कहते हैं कि भैया हम तो ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करते हैं, दूसरे कहते हैं नहीं हम तो जो है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। एक जो है वो नेशनलिज्म की बात करते हैं और दूसरे जो है कॉस्मोपॉलिटन की बात करते हैं। अलग अलग गुटों में जो है पूरे देश बंट चुका है, पूरी दुनिया बंट चुकी है। अब इसका रिजल्ट डेफिनेटली ब्राजील के ऊपर नजर आने वाला है, तो इसलिए ब्राजील के इलेक्शन के ऊपर पूरी दुनिया की यहाँ पे नजर है। ग्लोबल डेमोक्रेसी के लिए क्या हो सकता है ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में डेमोक्रेसी का क्या डायरेक्शन होगी, तो ब्राजील के इलेक्शन काफी हद तक उसको इम्पैक्ट करने वाले हैं। उसके अलावा जैसे अमेरिका में हुआ था, क्या हुआ था अमेरिका में, ट्रंप और भाई साहब ने क्या बोला था जब ट्रंप इलेक्शन हार गए थे, तो ट्रंप ने कहा था कि मैं इलेक्शन हारा नहीं हूं, मुझे हराया गया है, तो ये स्टोलन इलेक्शन है। तो ट्रंप भाई साहब ने उन इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से मना कर दिया था। तो भाई अगर सोचने की बात है, अगर कोई कैंडिडेट हार जाता है और वो कहता है कि मैं ईमानदारी से नहीं हराया गया हूं, तो ये तो पूरा डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल खड़े हो गए ना। मतलब मान के चलिए जैसे 2014 में या 2019 में या उससे पहले 2009 में या 2004 में, अब 2004 में जब जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी हार गए थे, अगर वाजपेयी जी ये बोलते कि इस इलेक्शन को मैं नहीं मानूंगा, तो वो अपने सपोर्टर्स को बोलते कि सड़कों पे आ जाओ, है ना, वायलेंस करो, तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती। यही हाल अगर 2019 में अगर कांग्रेस या अपोजिशन की पार्टी ये बोलती कि ये इलेक्शन को हम लोग नहीं मानेंगे, तो सड़कों पे आ जाते, वायलेंस हो जाता। जो अमेरिका में हुआ, ट्रंप भाई साहब ने किया तो वहां पे कैपिटल को ही पूरा कैप्चर कर लिया गया था। तो वहां के जो बोल्सोरो हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि मुझे ना सिर्फ 2 ही 3 चीजें हटा सकती हैं, या तो मुझे मेरे पद से भगवान हटा सकता है, गॉड, या फिर मेरी मृत्यु, डेथ, वो हटा सकती है, या फिर फ्रॉड इलेक्शन हटा सकता है। मतलब उन्होंने पहले से ही बोल दिया है अगर वो इलेक्शन हार गए तो मतलब वो फ्रॉड से हराए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इससे डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल खड़ा होता है, ठीक है। तो पीसफुल सक्सेशन की यहाँ पे बात अगर करें तो वो शायद वहां पे नहीं होगा। और पीसफुल सक्सेशन किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर हम लोग देखें इंडिया में क्या रहता है ना, बहुत अच्छी चीज ये है
कि चाहे आप इलेक्शन से पहले जितना भी मर्जी लड़ते रहें इंडिया में, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी उस इलेक्शन के रिजल्ट को रिस्पेक्ट करती हैं, है ना? और ये बोलती हैं कि जनता का आदेश हमें मंजूर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर फेथ है, इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर फेथ है। अगर ये फेथ खत्म हो जाती है ना, तो ना कोई डेमोक्रेसी बचेगी, ना इलेक्शन बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इंडिया में एक बहुत अच्छी बात है, और आज तक डेमोक्रेसी बची हुई है इंडिया में। बीच में 2-3 सालों को छोड़ दो इमरजेंसी वाले, बाकी तो थी ही, है ना? बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी अमेज़न के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये अलग से देखना रहेगा। तो आज 24 तारीख है, 30 तारीख का वेट कर लेते हैं, जब वहाँ पे इलेक्शन होंगे, तो ऑफ कोर्स इस टॉपिक को हम लोग दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है जी? चलिए। नेक्स्ट जो हमारे पास जो है कुछ एडिशनल आर्टिकल आपके लिए हैं, तो ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। ये भैया आईसीआर ने कुछ बासमती राइस की कुछ 5 नई वैराइटीज़ को डिस्कवर तो नहीं किया, बनाया है बेसिकली अपनी लैबोरेटरी के अंदर। और ये जो नई बासमती की वैराइटी जिन्होंने बनाई है, वो कम पानी का यूज़ करती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, वाटर इंटेंसिव हैं, और इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जितनी पहले हुआ करती थी, ठीक है? और तो ये एक रेवोल्यूशनरी पद है, मतलब रेवोल्यूशनरी स्टेप है, और आने वाले समय में ये बासमती राइस का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट के पर्पज़ के लिए जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। तो वैसे तो कुछ खास न्यूज़ है नहीं, बट एग्रीकल्चर से 2 एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड किए हैं, ठीक है? दोनों आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो पहला तो सल्फर फर्टिलाइज़र के बारे में है, इसको पढ़िए, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, और लाइक ज़रूर किया करो यार वीडियो को, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस दे दिया करो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप करते हो, ठीक है? और इरशाद मैंगो के बारे में है, तो भैया कौन से स्टेट से इरशाद मैंगो बिलोंग करता है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी आज के लिए इतना ही था, और सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत हैप्पी दिवाली, ठीक है? आराम से सेलिब्रेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं है कि भैया अगले 1 हफ्ता 10 दिन तक आप दिवाली के हैंगओवर में ही घूम रहे हो, ठीक है? पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कम से कम न्यूज़पेपर के एनालिसिस तो देख ही सकते हो, ठीक है? चलिए। तो जब हम आपके लिए एनालिसिस कर सकते हैं फेस्टिवल में, तो आप भी डेफिनेटली अपने लिए कुछ ना कुछ कर ही सकते हो। पढ़ाई तो कम से कम हल्का-फुल्का कर ही सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली, ठीक है? चलिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।